नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर नंबर 5। और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि ये जो पेपर है ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का बनाया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में बोधात्मक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे दोस्तों। और एक बात और है, आपको वीडियो अगर नहीं देखना है तो वीडियो को आप अभी छोड़ दीजिएगा, लेकिन बीच में आपको नहीं छोड़ना है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, या तो आप इसको शुरू ही ना करो या फिर आप इसको लास्ट तक समझिएगा। और अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या नंबर में दे रखा है दोस्तों, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है। यानी कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है 4 ऑप्शन में और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आप एग्जाम में इसको सोल्व नहीं करना चाह रहे हो, डायरेक्ट आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसको डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूला लगाइएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है वहीं पर इसको सोल्व करके दिखाइएगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। आवेश का मान क्या है, 3.2 कूलाम। फिलहाल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और ई का मान आपको पहले से दोस्तों पता होना चाहिए कि ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आपको ये एग्जाम में जो पेपर होता है, पेपर के पीछे भौतिक नियतांकों के मान जो है आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आपको जो है ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने इसका लिख दिया है। और अब आप फॉर्मूला बताइए, क्यू बराबर एन ई। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है क्या, और आपको एन का मान यहाँ पर निकालना है। तो एन बराबर आ जाएगा आपका क्यू अपॉन ई। और जैसे आप देख पा रहे हो क्यू का मान है कितना, 3.2 कूलाम और ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम से कूलाम कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 19। तो वो मात्रक तो जो है कट ही गया और ये माइनस का घात है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो फिलहाल आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि क्या खरगोश नंबर में जो है ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैं इसको मिटा देता हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा जबकि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो आप जरा एक बात बताइए, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप इसका जो है जवाब निकाल पाओगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि जो टाउ है वो पी के लगभग क्या हो, बराबर हो। ठीक है, या ऐसी कंडीशन जिसमें हमें पी का मान बढ़ाना पड़े, ठीक है, तो टाउ का मान भी बढ़े। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान अगर आप 0 डिग्री रखेंगे ना तो टाउ का मान आपको 0 मिलेगा। और अगर आप 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, तो वो भी नहीं हो सकता है। 45 का मान 1/√3, ये भी नहीं हो सकता। 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है कितना, 1। तो ये देखते हैं, 1 हो सकता है। तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, फिलहाल ये हो जाएगा 1। तो पीई टाउ बराबर पीई या टाउ बराबर आप या समानुपाती लगा सकते हो पी। कहने का मतलब या तो आप विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई को 1 कर दीजिएगा, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर आप कर दीजिएगा इसको जो है नियतांक के रूप में खत्म कर दीजिएगा। इसको नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ केवल जिक्र किया गया है बल युग्म का आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है, यदि विशिष्ट चालकता रो तो सिग्मा और विद्युत क्षेत्र ई हो तो धारा घनत्व जे होगा। ठीक है, आपको सिग्मा में और विद्युत क्षेत्र ई में
क्या छाटना है, इसके बीच में जे के रूप में जो है एक सूत्र इनमें से छाटना है। तो ये सूत्र डायरेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा ई और जे के बीच में एक संबंध है, और वो संबंध है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जे बराबर सिग्मा और ई। आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जा रहा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बड़े ही अच्छे से आपने 2 क्वेश्चन और आपके जो पहला क्वेश्चन है इसके प्रत्येक खंड को सोल्व कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, लिख देते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के क्या में, ख में और ज्ञ में तीनों ही जो है एकदम से ही बोधात्मक टाइप के प्रश्न है, मतलब ये आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इस टाइप के लिए है कि जो आप जो है माइंड को चेक करें कि आप किसी चैप्टर के बारे में कितना जानते हो। तो इसी आधार पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने ले रखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 1 या 2 देखने को मिल सकता है, और क्वेश्चन बड़े ही आसान है, ठीक है। अभी जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या विद्युत वाहक बल और बल एक ही भौतिक राशि है। तो कई बार ये बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें जो है कहीं ना कहीं बल आ रहा है, तो क्या एक ही राशि होगी, बताइए जरा, एक राशि होगी या नहीं? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो विद्युत वाहक बल आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं वोल्टेज को यानी कि ऊर्जा को रिलेट करता है। तो ये ऊर्जा को रिलेट करता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपका बल है ये अलग है। तो ये जो है आपका विद्युत वाहक बल जो है ये कहीं ना कहीं ऊर्जा को रिलेट करता है, या आप इसको दिखा सकते हो किसी भी तरह की ऊर्जा से रिलेट करवा सकते हो, या दोस्तों आप इसको वोल्टेज में भी आप जो है दिखा सकते हो कि ये वोल्टेज है। और अब आप काफी जानकारी जो है समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो विद्युत वाहक बल होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स रिलेट करता है वोल्टेज को, ठीक है। जो विभव होता है वही इसका मात्रक होता है, तो कहीं ना कहीं ये वोल्टेज को दिखाता है, ठीक है। और जो आपका बल है ये क्या है, ये 1 न्यूटन है। तो कहीं ना कहीं ये जो बल होता है अभिकेंद्र बल है ना, लारेंज बल, ठीक है, इस तरह के जो बल होते हैं ये अलग मैटर है, ठीक है। तो ये फिलहाल आप बल को देख के इसमें जो है कई बार चक्कर खा जाते हैं कि ये विद्युत वाहक बल और ये बल दोनों एक ही भौतिक राशि है, तो एक भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। और मैंने जो है इसका कारण भी आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर अब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर इस संबंध में आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब वहीं दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन फिलहाल 1 नंबर का है, तो 1 नंबर के हिसाब से आपको केवल इतना ही लिखना है कि क्या विद्युत वाहक बल एवं बल एक ही भौतिक राशि है, तो नहीं है, ठीक है। बल्कि विद्युत वाहक बल क्या है, एक ऊर्जा जिसका मात्रक कहीं ना कहीं वोल्टेज को रिलेट करता है, और जो आपका बल है ये न्यूटन को रिलेट करता है। यानी कि अभिकेंद्र बल हो सकता है, किसी भी तरह का बल हो सकता है, लारेंज बल भी हो सकता है, तो लेकिन ये फिलहाल ये दोनों भौतिक राशि सेम नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध सेलों से किसी भी प्रक्रिया द्वारा जोड़ने पर। किसी भी प्रक्रिया का मतलब है यहाँ कि या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो या फिर आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, सीरीज भी कर सकते हो और पैरेलल में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो किसी भी प्रक्रिया का मतलब यहाँ यही क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो कब विद्युत धारा का मान अधिकतम होगा, यानी कि अगर आप किसी भी सर्किट में कोई सेल जोड़ रहे हो तो प्रतिरोध सेल का मतलब है यहाँ छोटी छोटी जो सेल होती है, आपने किरचॉफ वाले जहाँ पर किरचॉफ का नियम था वहां पर आपने देखा था, जो इस तरह की आपने जब बैटरी को बनाया था तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर था, ठीक है। और जब आप इसके साइड में एक लोड प्रतिरोध बड़ा आर जोड़ते हो तो इस तरह की चीजों को यहाँ पर शो करना पड़ता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कब अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त होगी, तो किस कंडीशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आप इसका जवाब लिख सकते हो कि यह बात जो है आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करती है। चलो मैं आपको एक दूसरी भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में जो है ज्यादातर चीजें पैरेलल में लगी हुई है, पैरेलल में ही लगी हुई होती है, चाहे आप मोबाइल का चार्जर लगा रहे हो या फिर वोल्टेज लगा रहे हो, फ्रिज इन्वर्टर कुछ भी चला रहे हो, तो सारा का सारा जो करंट होता है वो रिलेट करता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में रिलेट करता है। और इसके लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है
कि जिस तरह का भी आप बाह्य प्रतिरोध सर्किट में लगाओगे, मान लीजिए आपने फ्रिज लगा रखा है या फिर प्रेस वगैरह या कोई ज़्यादा लोड लेने वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगा रखा है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कब विद्युत धारा अधिकतम होगी, तो इसमें आप लिख सकते हो कि यह बात सेल के आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, पूरी तरह से माइंड को चेक करने वाला क्वेश्चन था, तो आप इसमें ये बात लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, स्थिर आवेश किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो बातें छुपी हुई है कि अगर एक स्थिर, मतलब अगर ये वर्ड चेंज हो जाए ना, यहाँ पर स्थिर आ रहा है, तो अगर ये स्थिर वर्ड चेंज हो जाए तो इसका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा यदि ये केवल स्थिर चेंज। तो अगर स्थिर की जगह गतिमान हो जाए ना, तब स्थिर की जगह गतिमान हो जाए, देखो जरा मेरी बात पे गौर करो, ये जो बोधात्मक पर्सन है ना, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर कई रूपों में दे रहा हूँ। क्वेश्चन माइंड को चेक करता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन माइंड को चेक करता है वो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे कहते भी है ना कि जो अच्छा जो ऑफिसर होता है वो गुंडे को पकड़ने के लिए गुंडे के ही दिमाग से सोचता है, तभी अपने टारगेट को पूरा करता है। तो फिलहाल आपको जो है मैं हर पहलू पे बता रहा हूं कि यदि इसकी जगह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको इसका जवाब ऐसे देना है। ठीक है, नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर आ जाए एक गतिमान आवेश किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये पता नहीं है, तो यही है कि भाई इसका आंसर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक वर्ड चेंज होने से बोधात्मक पर्सन का आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा कि एक स्थिर आवेश किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो मेरे भाई ये करेगा किसको, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, उसका आंसर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। कब, जब आवेश का मान स्थिर हो, जब आवेश का मान स्थिर हो तो मेरे लाल ये प्रदर्शित करेगा किसको, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। और अगर यहाँ पर स्थिर के जगह गतिमान आ जाए, मतलब अगर आवेश जो है वो गति कर रहा हो, गतिमान हो, तो अगर गतिमान वर्ड यहाँ आपको मिलेगा तो आप इसमें कहिएगा विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। आपका जो पूरा फिजिक्स फर्स्ट है वो दो खंडों में डिवाइड है, एक तरीके से आपने समझा भी होगा। एक तो विद्युत क्षेत्र रिलेट करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र रिलेट करता है। बस अगर ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का मामला समझ में आ जाए तो एकदम भौतिक विज्ञान रसमलाई की तरह आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक गतिमान अगर हो जाता है दोस्तों तो आप यहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिखिएगा, और अगर केवल स्थिर की बात होती है तो आप केवल विद्युत क्षेत्र, फिलहाल इसका आंसर जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर मेरी बात को सुना होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको मैं मिटा देता हूं। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए अगर आपको जरूरत पड़ रही हो, अन्यथा मैंने जो आपको बात बताई है आप उसको जो है सुनकर भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चाहे तो शॉर्ट ले लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है उसमें लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना कीजिए जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप जरा एक बात बताइए कि अपवर्तनांक का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो n का मान जो है आपको ज्ञात करना है और क्रांतिक कोण मतलब c का मान आपको दिया 60 डिग्री। बस आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है और इसमें मान रख देना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 1/sin c। ठीक है, n बराबर 1/sin c, तो n बराबर 1/sin c का मान कितना है भैया 60 डिग्री, और sin 60 का मान कितना होता है 1/sin 60 का मान होता है कितना √3/2, √3/2। तो √3/2 जो है आप यहाँ और ऊपर 2 चला जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो √3/2। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है 2/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप √3 का मान लिखना चाहते हो तो 1.732 आप इसको लिख सकते हो और फिर 2 को जो है डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर आपका फिर भी जो है आ जाएगा। और यदि आप इसका जो है
ऊपर नीचे गुणा करना चाहते हो, इसका परिमेयकरण करना चाहते हो तो फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट मान रख सकते हो, या तो आप अपने आंसर को यहाँ छोड़ दीजिएगा, या फिर आप जो है 1.7 और उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। लगभग इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो 2 का जो है पॉइंट हटाकर जो है 1 0 बढ़ा लीजिएगा और फिर भाग दीजिएगा 17 से। 17 को जो है 17 से भाग दीजिए 20 को, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 17 एकम 17 और फिर 17 एकम 17, तो 1.17 के लगभग ये आ जाएगा। 1.17 के लगभग आंसर जो है इसका आ जाएगा दोस्तों, और ये है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, तो ऊपर का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ख क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि दोनों ओर लेंस का माध्यम समान हो तो न्यूटन की लेंस का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो न्यूटन का सूत्र होता है x डैश बराबर f डैश होता है। ठीक है, x डैश बराबर f डैश। लेकिन यहाँ बात इतनी खत्म नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि दोनों ओर का माध्यम समान हो। ये सूत्र आपका तब होता है जब दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा दिमाग में। बोधात्मक प्रश्न है, पूरी तरह से माइंड पे दिमाग जो है जोर डालता है क्वेश्चन कि आपका माइंड क्या कहता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोनों ओर का माध्यम समान है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो f डैश का मान है आपका, वो दोनों ओर का माध्यम समान है, तो f जो है वो f डैश जो है वो f के बराबर होगा। लेकिन माध्यम समान है, लेकिन जो दिशा है वो विपरीत है। तो आपको पता होगा कि फिलहाल जो है f डैश का मान माइनस का हो जाएगा क्या, तो दोनों ओर का माध्यम समान है, तो सूत्र हो जाएगा आपका x डैश बराबर f गुना माइनस के f। तो दोनों f सेम है, तो माइनस का f स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी डेली तरंगदैर्घ्य जो है ज्ञात करनी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन वाले पार्ट में से जो है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव में से जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, चाहे कार्यफलन, ठीक है, देहली आवर्ती, देहली तरंगदैर्घ्य, इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कार्यफलन W का मान आपको दे रखा है क्या, W बराबर है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप इसको जूल में कन्वर्ट करिएगा तो 6.6 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 जूल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 से जो है गुणा कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे देहली तरंगदैर्घ्य का मान आपसे जो है पूछा गया है, और आपको पता होगा कि देहली आवर्ती को न्यू या फिर देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा 0 से प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लैम्डा 0 जो है यहाँ पर लिख दिया है। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि W बराबर SC अपॉन लैम्डा और 0 है, तो 0 लिख सकते हो। तो हमें लैम्डा 0 का मान निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, लैम्डा 0 बराबर SC अपॉन W। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप H देख रहे हो प्लांक कांस्टेंट है, और यानी कि प्लांक नियतांक है, और जो आपका C है वो क्या है, वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आपको दोनों मान पता होना चाहिए कि इसका मान भी फिक्स होता है और C का मान भी दोस्तों फिक्स होता है। जब आपको पीले कलर का पेपर मिलेगा एग्जाम में, तो आप जब उसको पेपर को पीछे से देखोगे तो वहां पर एक लिस्ट मिलेगी, वहां लिखा रहेगा कुछ भौतिक नियतांकों के मान। ठीक है, समझ में आई बात। तो वहां पर भी ये लिखा हुआ रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल के बराबर। सही है, फिलहाल आपके पास जो है 6.6 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड, ये H प्लांक नियतांक का मान होता है, और C का मान होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। W का मान 6.6 गुना 10 की घात 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। तो आपसे 6.6 पॉइंट से जो है काट लीजिएगा, और भैया आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप ये जो 3 आप देख रहे हो इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ पर 3 कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 30/16 गुना 10 की घात 8
और ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा क्या, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। और आप इसको 2 से काट कर छोटा कर सकते हो, तो 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16, तो आप इसको डिवाइड करिएगा 8 से, 8 टिकम 8 और 7 बच जाएंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लीजिए, 8 से 56 और 8 ठी 64, तो ये आ जाएगा 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए, और 8 से 56 तो कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा क्या, पॉइंट लगा हुआ है 0 और 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1.875 गुणा 10 की घात, ये आ जाएगा 27 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास डेली तरंग दैर्घ्य का मान निकल कर आ जाएगा। और अगर आप इसको जो है चेंज करना चाहते हो किसमें, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो किसमें, एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ जो है कुछ छूट गया है। ये जो आप घात देख रहे हो 10 की घात 34, ये नहीं लिया गया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ दोबारा से ले सकता हूँ क्या, -34, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये -34, तो 19 और 8 ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे आपके 27, तो 27 प्लस के हैं भैया, और माइनस के कितने हैं 34 है, तो माइनस के 34 और प्लस के 27, बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 27 और माइनस के 34, तो घटेगा 27 में से 34 आप घटाइएगा तो माइनस का बचेगा क्या, ठीक है, तो माइनस का बचेगा आपके पास जो है आंसर इसका माइनस में बचेगा, तो जो है ये बच जाएगा आपका 7, ठीक है, ये बच जाएगा 10 की घात माइनस के 7, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 10 की घात माइनस के 10 मीटर जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है क्या, ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 की घात माइनस के 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और एंगस्ट्रॉम में भी सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने पूरा कर दिया है इसको स्क्रीनशॉट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर चौथा का ख है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मतलब हॉरिजॉन्टल का मान दिया है दोस्तों, तो एच का मान दिया है कितना 0.35 गॉस, ठीक है, तथा नमन कोण मतलब थीटा का भी मान आपको दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है 45 डिग्री। और अब आपसे कह रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कहीं ना कहीं बी का मान जो है आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और आगे कह रहा है कि उसके ऊर्ध्व घटक यानी कि कहीं ना कहीं बी का भी मान आपको सोल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। बड़े अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से या तो नमन कोण की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, कभी कभी दिक्पात कोण किसे कहते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसका भी जरूर जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को कभी कभार मिल जाता है, और इस चैप्टर से टोटल जो है 1 से 2 नंबर का एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी का मान। बी बराबर होता है क्या, तो एच बराबर होता है बी कोस थीटा, लेकिन हमें बी का मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बी बराबर होता है, आप इसको कैसे करोगे, एच अपॉन कोस थीटा, बस सिंपल सी बात है भाई, बी को तो यही छोटा और कोस थीटा को नीचे फेंक दो। थीटा का मान कितना है 45 है, और एच का मान कितना है 0.5 और 0.35, और कोस थीटा का मान है कितना 45 डिग्री। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोस 45 का मान वही होता है जो साइन 45 का मान होता है। तो कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि बी बराबर 0.35 और 1/√2, इस √2 को ऊपर भेज दीजिएगा, तो 0.35√2, ठीक है, गॉस, ठीक है, मात्रक जो है इसका ये निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप चाहे तो √2 का मान जो है खोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है ना √2 का मान खोल के बताइएगा मुझे 1.414, और गुणा करके मुझे कमेंट जरूर करके बताइए किसका आंसर आपका राइट कितना आया है, ठीक है। तो मैं आपके जो जवाब का वेट करूंगा कि 0.35 में
जब आप √2 का मान रखकर जो है गुणा करोगे तो कितना आपको मान मिलेगा, कितने गोस आपको मान मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद आप चाहे तो एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट में करके जो है जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर बी का मान आपसे जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बी का मान भी ज्ञात करके बताइएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका एक फॉर्मूला और है, और वो है tan थीटा बराबर v/h। tan थीटा बराबर v/h। तो यहां से जो है v का मान आपके पास नहीं है, ज्ञात करना है, तो h का मान आपके पास है इतना, और थीटा का मान है आपके पास 45 डिग्री। तो फॉर्मूला में आप जो है मान रखिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो tan थीटा का मान है 45 डिग्री और b का मान जो है आपको ज्ञात करना है अपॉन h का मान 0.35। ठीक है, और tan 45 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है क्या है, और cot 45 का मान भी 1 ही होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा मैथमेटिक्स कमजोर है तो वो उसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा, खासकर ट्रिग्नोमेट्री और समाकलन अवकलन तो खैर जरूरत पड़ती है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम बायो वालों को आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट मैथ नहीं है, केवल 10th क्लास तक मैथ सभी ने पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर tan 45 का cot 45 का मान 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ आप 1 रखिएगा, 1 बराबर v/0.35। तो आप इस 0.35 का गुणा 1 में कर दीजिएगा, तो v का मान आपको मिलेगा कितना, 0.35 गोस। तो एक मान तो आपका ये आ जाएगा और एक मान आपका ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्लियर दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आज के वीडियो को मैं केवल यहीं पर स्टॉपिक कर रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपको दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चनों का अध्ययन करिए और अपनी पढ़ाई में जो है बड़े ही खतरनाक तरीके से लगे रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।